हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की जो वीडियो है वो क्लास 11th के लिए है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट यानी अर्थशास्त्र, जिसमें आपकी दो बुक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय और दूसरी है अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी। इन दोनों बुक के हम मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे मिड टर्म एग्जाम के लिए। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके इन दोनों बुक के शॉर्ट और लॉन्ग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके, हम पहले ही इनकी दो वीडियो बना चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मिड टर्म एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट और लॉन्ग, इन दोनों वीडियो से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें जो क्लास 11th ईएसपी नाम से है। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर विजिट करें जो eklavyastudypoint.com नाम से। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे जो है यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे, और साथ ही आप यहाँ से पीडीएफ नोट्स जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट बुक देखते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है इसका, किसी भी समाज में वस्तुएं और सेवाएं किस लिए आवश्यक होती हैं? तो वस्तु और सेवाओं का क्या उपयोग होता है लोगों के लिए? तो लोगों की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। ठीक है ना, वस्तु और सेवाओं का इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो इंडिविजुअल अर्थशास्त्र होता है, यानी व्यक्तिगत तौर पर उसका अध्ययन किया जाता है। तो कह सकते हैं इसके अंदर आपका आ जाएगा, एक वस्तु की जो बाजार मांग होती है वो किससे रिलेटेड होती है? वो व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड होती है। संसाधन शब्द से आप क्या समझते हैं? तो संसाधन क्या होते हैं? तो संसाधन वे सभी वस्तुएं और सेवाएं जिनसे आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र के बाहर का कोई बिंदु क्या दर्शाता है? यानी अगर आपने उत्पादन संभावना वक्र बनाया है और उसके बाहर कोई बिंदु आ रहा है तो वो क्या दिखाएगा? तो वो दिखाता है उत्पादन का अप्राप्य संयोग। ठीक है, यानी ये चीज तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगर आपके पास सीमित संसाधन है और उतना ही आप दो वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, तो एकदम से जो है वो बाहर नहीं बन सकता बिंदु, उसके कुछ कारण होते हैं, तभी वो बिंदु जो है वो बाहर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमित संसाधनों के कारण किस समस्या का जन्म होता है? यानी अगर संसाधन सीमित हैं तो कौन सी समस्याएं आएंगी? तो सबसे बड़ी समस्या आती है भाई चुनाव की समस्या। ठीक है, अगर आपके पास संसाधन या पैसे कम होते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप चुनाव करते हैं, भाई कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा जरूरत है। किसी स्थिति में किसी परिवार को वस्त्र या शिक्षा में चुनाव करना पड़ता है। भाई अगर किसी परिवार के पास आय कम है तभी तो क्या करना पड़ेगा, उसे जो जरूरत है उसे पूरा करने के लिए देखना पड़ेगा कि भाई हम इसे करेंगे। तो जब आय सीमित होती है तब परिवार जो है इन दोनों चीजों में से किसी एक का चुनाव करेगा। ठीक है, तब उस समय क्या होती है? चुनाव की समस्या आती है। किस स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसकता है? यानी अगर आपका उत्पादन संभावना वक्र है वो किस स्थिति में दाईं ओर खिसकेगा? तो ये तभी खिसक सकता है जब विदेशी से पूंजी निवेश में वृद्धि होगी। ठीक है, संसाधनों में कमी से नहीं होगा, संसाधनों के पूर्ण उपयोग से भी नहीं होगा, रोजगार में वृद्धि से भी नहीं होगा। जब बाहर से जो होगा पूंजी निवेश आएगा तभी जो होगा आपका उत्पादन संभावना वक्र जो है वो दाईं ओर खिसकेगा। उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा हो सकता है। तो उत्पादन संभावना वक्र जो है आपका, अगर आप कहते हैं सीधी रेखा, किस समय होगी? ठीक है, दोनों वस्तुओं के उत्पादन में कमी की जाए, दोनों वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जा सकता है, सभी संसाधन दोनों वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से कुशल हों। सभी संसाधन दोनों वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से कुशल ना हो। तो ये तब होगा भाई जब सभी संसाधनों को दोनों वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से अगर किया जाएगा। ठीक है, यानी इसका और इसका अगर समान रूप से किया जाएगा, समान रूप से कुशल उपयोग किया जाएगा, तभी जो होगा एक सीधी रेखा पर वो आता है। आर्थिक प्रणाली किसे कहते हैं? आर्थिक प्रणाली क्या होती है? तो आर्थिक प्रणाली के अंदर आप तीन चीजें हमेशा होती हुई देखेंगे, एक उत्पादन, दूसरा वितरण, तीसरा उपभोग। ठीक है, तो आर्थिक प्रणाली में ये तीन क्रियाएं आप हमेशा होते हुए देखते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं आर्थिक प्रणाली में उत्पादन, वितरण और उपभोग जो है वो हमेशा होता रहता है। मूलभूत आर्थिक समस्याएं कौन सी हैं? ठीक है, तो मूलभूत आर्थिक समस्याएं क्या होती है भाई? जब भी हम आर्थिक समस्याओं की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है कौन सी वस्तुएं उत्पादन और कितनी मात्रा में हो। ठीक है, किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, ये केंद्रीय समस्याओं की सबसे बड़ी समस्या होती है। उत्पादन संभावना वक्र क्या दर्शाता है? तो उत्पादन संभावना वक्र उत्पादन की अधिकतम संभावना बताता है। यानी दो वस्तुओं को जब हम देखते हैं तो उत्पादन संभावना वक्र ये बताता है कि भाई किस तरह से हमको जो है संसाधनों को बांटकर किस तरह से हम दो वस्तुओं का कितनी सारी संभावनाएं तला सकते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो कितनी संभावनाएं करी जा सकती हैं, तो ये हमें उत्पादन संभावना वक्र दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र सामान्यतः किस आकार का होता है? तो आप उत्पादन संभावना वक्र देखेंगे तो वो किस प्रकार का आपको दिखाई देता है?
तो वो नीचे की ओर आपको अवतल दिखाई देता है। ठीक है, जब संसाधनों का पूर्ण और कुशल उपयोग हो रहा हो तो अर्थव्यवस्था कहाँ कार्य करती है। ठीक है, जो भी आपके पास संसाधन है उनका पूर्ण और कुशल उपयोग कर रहे हैं, तो आप देखेंगे तो आपका जो आपका वक्र होगा, ठीक है, वो वक्र पर ही सारी चीजें दिखाई देंगी। ठीक है ना, यानी अगर हम जो भी हमारे पास संसाधन है उनका पूर्ण और कुशल उपयोग करेंगे तो आपको सारे बिंदु कहाँ पर दिखाई देंगे, वो वक्र पर दिखाई देते हैं। ठीक है, यदि संसाधनों का अपव्यय हो तो अर्थव्यवस्था किस स्थिति में होगी। ठीक है, यानी हम क्या करें भाई, जितने हमारे पास संसाधन अगर हम उससे कम इस्तेमाल करेंगे तब उस स्थिति में आप देखेंगे कि क्या कहाँ बनेगी बिंदु, कहाँ पर आएगा बिंदु, तो वक्र के भीतर आएगा। ठीक है, तो वक्र के भीतर आता है। अवसर लागत क्या है, तो अवसर लागत क्या होती है, छोड़े गए विकल्प का मूल्य होता है। यानी अगर दो वस्तुओं में आपको चयन करना पड़ता है तो जब क्या करते हैं आप, एक वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु को लेने के लिए छोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं। केंद्रीय समस्या कैसे उत्पन्न करें किससे संबंधित है। ठीक है, तो कैसे उत्पन्न करें का मतलब होता है भाई कि कोई भी जो उत्पादन होगा वो कैसे होगा। ठीक है, तो उत्पादन की जो है वो तकनीक कौन सी होगी। ठीक है ना, मशीनों से उत्पादन किया जाएगा या श्रम से, मनुष्य के द्वारा उत्पादन किया जाएगा। तो ये जो आती है केंद्रीय समस्या, कैसे उत्पन्न करें। केंद्रीय समस्या किसके लिए उत्पन्न करें किसे दर्शाता है, तो किसके लिए उत्पादन किसके लिए जो उत्पन्न किया जाएगा, तो ये डिपेंड करता है आय और संपत्ति का वितरण कैसा है उसके आधार पर जो है तय किया जाता है। किस आर्थिक प्रणाली में उपभोक्ता प्रभुत्व पाई जाती है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी प्रणाली, यहां पर आप देखेंगे उपभोक्ता को प्रभुत्व दिया जाता है भाई, उसके आधार पर ही बाजार चलती है, तो वो जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। निम्न में से कौन सा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का एक विषय है, तो आदर्शात्मक अर्थ जो शास्त्र होता है वो क्या करता है, वो भाई वो तथ्यों का अध्ययन नहीं करता बल्कि क्या करता है, वो बताता है, एक आदर्श रूप प्रस्तुत करता है कि भाई क्या होना चाहिए। तो भारत की 25% जनसंख्या आप देखेंगे तो ये आपकी सकारात्मक अर्थव्यवस्था है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में वृद्धि से भारत की जीडीपी में वृद्धि होती है। ठीक है, ये भी तथ्य हमारे पास है। आय का समान वितरण और भारत को निर्धनता मुक्त बनाया जा सकता है। ठीक है, बना देगी, तो ये क्या एक तरह से सजेशन दिया जा रहा है। ठीक है ना, एक आदर्श व्याख्या की जा रही है, तो कह सकते हैं ये जो है आदर्शात्मक है। सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं पर उच्च व्यय समग्र मांग को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये भी तथ्य है सरकार का। तो ये तीन चीजें नहीं होंगी, ये वाली जो होगी आपकी वो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के अंदर आएंगी। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की और नतोदर क्यों होता है, तो भाई आप देखेंगे कि जो आपका उत्पादन संभावना वक्र होता है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर क्यों होता है, तो इसका मेन कारण क्या होता है, घटती हुई सीमांत रूपांतरण दर। ठीक है ना, जब आपका एमआरएस जो है वो गिरेगा, ठीक है, यानी अगर आपका एमआरएस गिरेगा तो वो क्या होगा, वो इस तरफ ही तो आएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो कहते हैं वो नीचे की तरफ आता है। एमआरएस गिरने की वजह से आप देखेंगे वो क्या होता है, मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है ना, घटती हुई सीमांत रूपांतरण दर के कारण। ठीक है, सकारात्मक अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो हमने देखा था भाई तथ्यों से संबंधित होता है। तो जब भी सकारात्मक अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इसमें तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। संसाधनों की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, तो देखिए संसाधन जो है वो सीमित हैं। ठीक है, असीमित नहीं है, सीमित है। इसके वैकल्पिक उपयोग है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग करना पड़ता है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके अंदर कुछ बातें कही गई हैं और उसके आधार पर पूछा गया है भाई, वार्तालाप में आदर्श वक्तव्य किसने दिया है। ठीक है, तो आदर्शवाद कौन कर रहा है, इस वर्ष मेरी मक्का की फसल खराब हुई, तो भाई इसने के बाद तथ्य हैं, बोल रहा है खराब हो गया। चिंता मत करो, पूर्ति की मात्रा कम होने से बढ़ी हुई कीमत इसकी भरपाई कर देगी, तो ये भी तथ्य भाई, कभी भी अगर किसी चीज की जो मात्रा कम होती है तो उसका प्राइस जो होता है वो बढ़ जाता है। मौसम परिवर्तन से फसल उत्पादन प्रभावित होता है, कुछ वर्ष बुरे और दूसरे अच्छे भी होते हैं, तो ये भी तथ्यों पर कहा जा रहा है। सरकार को प्रत्याभूत करना चाहिए कि हमारी आय में गिरावट नहीं होनी चाहिए, तो भाई सरकार जो, ये तो एक सजेशन दिया जा रहा है ना, तो सजेशन किसके अंदर आता है, आदर्शात्मक वक्तव्य के अंदर आता है। तो राधा जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किसका विश्लेषण करता है, तो उपभोक्ता व्यवहार की बात कर रहा है, तो ये किसका अध्ययन कराएगा, ये उपभोग का अध्ययन होता है इसके अंदर। ठीक है, उपयोगिता किससे संबंधित है, तो उपयोगिता का मतलब होता है भाई कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं तो आपको वो कितना सेटिस्फेक्शन दे रही है, कितना संतोष दे रही है, तो ये वस्तु से प्राप्त संतोष पर डिपेंड करता है। कुल उपयोगिता किसका योग है, तो कुल उपयोगिता की अगर हम बात करें तो ये सीमांत जो उपयोगिता होती है उसका योग होता है। सीमांत उपयोगिता MU किसे कहते हैं, तो MU क्या होता है भाई, MU आपका कुल उपयोगिता का जो होता है वो योग होता है। ठीक है, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो ये जो नियम दिया गया था वो एल्फ्रेड मार्शल द्वारा दिया गया था।
घटती सीमांत उपयोगिता का नियम किस पर लागू होता है? तो ये आप देखेंगे भाई, ये घटती सीमांत उपयोगिता जो होता है वो उपभोग पर लागू होता है। यानी जैसे जैसे व्यक्ति किसी वस्तु का इस्तेमाल करता जाता है तो उसकी जो संतुष्टि होती है उस वस्तु पर धीरे धीरे कम होने लगती है, तो उसे हम कहते हैं घटती सीमांत उपयोगिता। यदि mu जीरो है तो tu क्या होगा? तो देखिए जब भी mu आपका जीरो होता है तो tu जो होता है वो हमेशा आपको क्या दिखाई देगा? वो अधिकतम नहीं, हाँ अधिकतम दिखाई देगा। यानी अगर मान लीजिए अगर हम देखते हैं तो ये जो है आपका, आप देख रहे हैं ये ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया टी यू, ठीक है। और वही हम दूसरा बना लेते हैं, मान लीजिए एम यू, ठीक है, एम यू। तो एम यू अगर हमने कर दिया, ये वाला जो पॉइंट है ये जीरो पे आ गया, ठीक है। तो आप देखेंगे जब आपका एम यू जो होगा वो जीरो होगा तो टी यू जो होगा आपको हमेशा अधिकतम दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट, यदि mu नकारात्मक हो जाए तो, ठीक है, और वहीं अगर mu आपका नकारात्मक हो जाएगा तो आप देखिए अगर mu आपका क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो उस समय आप देखेंगे जो आपका tu होगा वो गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है, घटना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, यदि mu नकारात्मक हो जाए तो आपका जो tu होगा वो क्या करना शुरू कर देगा, वो घटना शुरू कर देता है। उदासीनता वक्र क्या दर्शाता है? तो उद्देशांता जो हमारा उदासीन वक्र है या इंडिफरेंस कर्व है वो क्या दर्शाता है? वो हमेशा समान संतोष को दर्शाता है कि जो आपके पास संसाधन है उस संसाधन से आप कितना ज्यादा जो है अधिक जो है संतोष ले सकें। उदासीनता वक्र का ढाल क्या कहलाता है? तो आप देखेंगे इसे हम क्या कहते हैं, एमआरएस, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, वक्र का ढाल होता है, स्लोप होता है। तो बजट रेखा क्या दर्शाती है? तो बजट रेखा दर्शाती है आपको उपभोग की सीमा, ठीक है, कितना आप खर्च कर सकते हैं, ठीक है, और आय व मूल्य का संबंध, ठीक है। यानी आपके पास भाई अगर मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, 2 रुपए की क्या करेंगे भाई, 5 चीज ले सकते हैं ना, ठीक है ना, तभी तो क्या होगा, ये दोनों जो होगा वो बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए बजट रेखा क्या दर्शाती है, वो हमेशा आय व मूल्य का जो है वो संबंध दर्शाती है कि भाई आपके पास जितना पैसा है, बजट रेखा बताएगी उतने पैसे में आप उतना ही सामान खरीद सकते हैं। उपभोक्ता का संतुलन कब होता है? तो देखिए उपभोक्ता का संतुलन होता है एमआरएस और जो हमारा प्राइस रेशियो होता है दो वस्तुओं का, उससे हम क्या करते हैं भाई, उपभोक्ता संतुलन निकालते हैं। बजट रेखा का समीकरण क्या होता है? तो बजट रेखा हमने देखा था भाई, मान लीजिए आपके पास दो वस्तु हैं एक्स और वाई, तो उनका जो भी प्राइस होगा उन वस्तुओं को उनके प्राइस से उनकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा मनी के बराबर होगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, इतना पैसा है, तो आप अगर एक वस्तु जो है वो आप कितनी खरीद सकते हैं, 60, और दूसरी वस्तु कितनी खरीद सकते हैं, 40, ठीक है। इस तरह से देखेंगे ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन जाती है, ये आपकी बजट रेखा बन जाती है, ठीक है। मांग वक्र का नकारात्मक ढाल किस नियम पर आधारित होता है? तो मांग वक्र का नकारात्मक ढाल जो होता है वो घटती सीमांत उपयोगिता पर होता है, ठीक है। तो जैसे सीमांत उपयोगिता घटती है तो मांग वक्र जो होता है वो नकारात्मक ढाल की तरफ जाता है। उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है? तो वही होता है हमारा एमआरएस जो है पी एक्स अपॉन में पी वाई, ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उपभोक्ता संतुलन। उदासीनता वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व सिद्धांत का जनक कौन थे? तो ये दो लोगों ने किया था, हिक्स और एलन ने, ठीक है। मांग वक्र दाईं ओर खिसकता है क्यों? तो मांग वक्र आपका दाईं ओर क्यों खिसकता है? जब वस्तुओं की कीमत में कमी हो, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत कमी हो, पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो, क्रेताओं की संख्या में वृद्धि हो, ठीक है। तो मांग वक्र भाई दाईं ओर कब खसकेगा? इसलिए खसकता है क्योंकि उस टाइम क्या होगा कि जब क्रेताओं की संख्या जो है वो वृद्धि होगी, ठीक है ना। एक वस्तु की मांग की कीमत लो -2.5 है, वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, तो मांग की मात्रा में क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो मांग की मात्रा में क्या परिवर्तन आएगा? तो ईडी जो होता है आपका कैसे निकाला जाता है, चेंज इन आपकी जो होती है वो क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस, ठीक है ना। परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में रख देंगे, तो ईडी आपका कितना है, माइनस का 2.5 कर लो आप, ठीक है, और उसके बाद चेंज इन क्वांटिटी जो परसेंटेज में हमें निकालनी है, और ये हमें कितना दे रखा, प्राइस में कितना है, 20% का जो है वो चेंज आया है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो 2.5 इंटू हो जाएगा आपका 20%, ठीक है, और यहाँ पर आ गया चेंज इन क्वांटिटी, परसेंट में आपकी कितनी आ जाएगी, तो चेंज इन क्वांटिटी जो आपकी परसेंटेज में आएगी, अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर देते तो कितनी आ जाएगी, 50, ठीक है, 50%, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, 50% की कमी होगी। इसका आंसर आ गया 50%। एक उपभोक्ता का एक विशिष्ट अधिमान है, यह किस बंडल संयोग को सबसे अधिक प्राथमिकता देता है? तो 4 बंडल दे रखे हैं, तो सबसे ज्यादा संतुष्टि क्या देंगे भाई, जो अधिकतम जो आपका कर्व होगा, जो आपका कर्व होता है जो जितना उस संसाधन में जितना ऊपर होता है वो जाता है अधिक संतुष्टि देता है। तो इसमें सबसे ऊपर आप देखेंगे क्या होगा, तो देखिए 4 है, 6 इकाइयां,
यहाँ पर आपको 5 है, 5 इकाइयाँ बराबर हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे 5 है और ये 6 इकाइयाँ हैं, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो आपको दे रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है, यानी इसकी अगर हम बात करते हैं तो वस्तु 5 इकाई तथा वाई की 6 इकाई जो होगा उसका सबसे ज़्यादा जो होगा वो प्राथमिकता देगा, ठीक है। तो सी वाले को वो ज़्यादा प्राथमिकता देगा। मांग वक्र का ढाल शून्य है, मांग की लोच क्या होगी? अगर मांग वक्र का ढाल जो है वो शून्य है, आप देखेंगे भाई प्राइस कुछ भी है, ठीक है, प्राइस बेशक से बढ़ता जा रहा है लेकिन मांग जो है, मांग पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब कह सकते हैं मांग की लोच जो है वो क्या है, वो अनंत है। पूर्ण तृप्ति बिंदु पर कुल उपयोगिता का मान कितना होता है? ठीक है, तो पूर्ण तृप्ति बिंदु यानी जब उसे पूरा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो कुल उपयोगिता का मान कितना होगा भाई? सबसे अधिकतम होगा उस टाइम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम। दो वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन तब होता है जब, ठीक है, तो दो वस्तु की बात कर रहा है तो इसमें आपका एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन में पी वाई हो जाएगा, तब आपका जो होगा वो संतुलन मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। निम्न में से अनधिमान वक्र विश्लेषण के अंतर्गत उपभोग संतुलन की शर्त क्या होगी? तो इसमें आप देखेंगे एम आर एस एक्स वाई अपॉन में पी एक्स अपॉन में पी वाई, ठीक है। तो ये जो है इसका एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। एक उपभोक्ता केवल दो वस्तुओं का उपभोग करता है, यदि एक वस्तु की कीमत घट जाती है तो अनिधान वक्र में क्या होगा? तो इस समय आप देखेंगे भाई कि उपभोक्ता की दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, यदि एक वस्तु की कीमत घटी है और ठीक है, एक वस्तु की अगर कीमत घटती है, अधिमान वक्र क्या होगा? इसमें आप देखेंगे भाई खिसकाव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि केवल दो वस्तुओं का ही उपभोग कर रहा है। एक वस्तु की कीमत घट जाती है तो दूसरों की थोड़ा ना घटेगी, ठीक है, तो इसका खिसकाव नहीं होगा, तो वो खिसकेगा नहीं, ठीक है ना, शिफ्ट होगा, ठीक है। तो उसमें खिसकाव नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो उस समय आपको ये देखने को मिलेगा, हो सकता है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन खिसकेगा नहीं। निम्नलिखित में से किन स्थितियों में मांग वक्र बाईं ओर खिसकता है? तो बाईं ओर कब खिसकेगा? पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि, यानी अगर वो एक वस्तु है उसकी अगर मांग में वृद्धि, कीमत में वृद्धि हो जाती है, तब वो क्या करेगा, मांग वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा, ठीक है। तो वो किस वजह से खिसकेगा? वो प्राइस की वजह से जो होगा वो अंदर की तरफ खिसकेगा। यदि वस्तु की कीमत 40% की वृद्धि होने पर वस्तु की मांग मात्रा में 30% की कमी हो जाती है तो मांग की कीमत लोच क्या होगी? ठीक है, तो वही आ गया आपका ईडी। तो चेंज इन क्वांटिटी परसेंट कर दो और चेंज इन प्राइस जो है परसेंट चेंज कर दो, तो ईडी निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। तो कितना था आपका? था कितनी आई है कीमत में? जो आई है वो 40% की वृद्धि हुई है, ठीक है, और मांग में जो हुई है वो 30% की हुई है, ठीक है। काट दो 0.75, ठीक है। तो ईडी कितना आ जाएगा आपका? 0.75, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 0.75। कोई उपभोक्ता वस्तु की कितनी मात्रा खरीद सकता है कि यह निर्भर करता है, तो कोई व्यक्ति जो है वस्तुओं की कितनी मात्रा खरीदेगा भाई? वो उसकी कीमत पे जो डिपेंड करेगा, यानी वस्तुओं की कीमत और उपभोक्ता की आय पे ही डिपेंड करती है कि वो कोई किसी वस्तु को कितना लेना चाहता है। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो गणनावाचक जो सिद्धांत था वो एल्फ्रेड मार्शल का था, ठीक है। वस्तुओं के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन क्या होता है? तो हमने देखा ही था, ये आंसर हो जाएगा इसका, बी। एक वस्तु की स्थिति में क्या होगा? तो एक वस्तु की स्थिति में जो होता है आपका वो ये हो जाएगा। निम्नलिखित चित्र दर्शा प्रदर्शित करता है, तो ये क्या दिखा रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई कि जो कीमत है, ठीक है, कीमत बढ़ रही है लेकिन डिमांड जो है वो सेम की सेम है, यानी जब भी कोई आप देखेंगे जब मात्रा जो डिमांड होती है वो वाई एक्स के समांतर आपको दिखाई देगा, तो इस समय आपको दिखाई देगा जो मांग होगी पूर्णतः बेलोज दर मांग जो होगी, ठीक है। निम्न चित्र में मांग वक्र डी से D1 की और खिसकाव क्या दर्शा रहा है? तो ये खिसकाव क्या दिखाई दे रहा है भाई? इसमें देखिए प्राइस सेम है लेकिन फिर भी क्या हुआ है, मांग में आपको वृद्धि होती दिखाई दे रही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मांग में वृद्धि। निम्नलिखित चित्र क्या दर्शाता है? तो इसमें आप क्या देखेंगे भाई कि इसमें देखिए जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे मांग क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसका मतलब इकाई जो है वो लोचदर मांग है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है उत्पादन फलन किसके बीच का संबंध को दर्शाता है? तो जो उत्पादन फलन होता है वो भौतिक आगतों और भौतिक निर्गतों के बीच का संबंध होता है कि भाई कितनी हमने आगत लगाई और उससे हमें कितना ज्यादा प्रोडक्शन किया, तो ये जो है उत्पादन फलन का जो काम होता है, तो इन दोनों के बीच के जो संबंध को वो दर्शाता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन में कौन सा साधन परिवर्तनीय होता है? तो अल्पकालीन जो कुछ समय के लिए जो उत्पादन होता है उसमें आप देखेंगे केवल एक साधन, ठीक है ना, को बढ़ाया जाता है, जैसे श्रम को बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, इसमें मशीनों वगैरह को नहीं बढ़ाया जाता, सिर्फ श्रम को बढ़ा दिया जाता है, रॉ मटेरियल को बढ़ा दिया जाता है ताकि प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ाया जा सके।
दीर्घकालीन उत्पादन फलन की जब हम बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे इसमें जो है सभी साधन जो भी होते हैं सबको परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर आप श्रम भी बढ़ाएंगे, मशीनें भी बढ़ाएंगे, जो कच्चा माल होगा उसको भी बढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होता है उत्पादन जो होता है वो और ज्यादा बढ़ता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, दीर्घकालीन उत्पादन कहते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन का सामान्य सूत्र क्या है, तो इसमें आप देखेंगे कि Q इक्वल टू एफ एल और के। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका लेबर और जो कैपिटल होती है उसको बढ़ा दिया जाता है ताकि उत्पादन जो है वो बढ़ सके। औसत उत्पादन एपी का सूत्र क्या होता है, तो औसत उत्पादन जो होता है जो आपका टोटल प्रोडक्शन होता है लेबर से आप क्या कर दें, डिवाइड कर लें, यानी 20 क्वांटिटी बनाई गई है, ठीक है ना, और 2 लेबरों ने मिलकर काम किया, आप डिवाइड कर देंगे तो ये आपका क्या जाता है औसत परिवर्तन आ जाता, उत्पादन आ जाता है। सीमांत उत्पादन क्या होता है, तो सीमांत उत्पादन होता है जो आपका टोटल प्रोडक्शन है, ठीक है ना, उसमें जो परिवर्तन आया है, जो आपके लेबर में परिवर्तन आया है, कितने लेबर को आपने बढ़ाया है, ठीक है, और प्रोडक्शन में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो भी हमारा सीमांत उत्पादन जो है वो निकल जाता है। जब एमपी यानी जब आपका जो है मार्जिन प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा है, एवरेज प्रोडक्शन कम है, तब आप क्या देखेंगे, तो इस समय आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आपका एपी होगा इस टाइम एपी जो होगा वो आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना, अगर आपका मार्जिनल प्रोडक्शन ज़्यादा है तो एवरेज प्रोडक्शन जो है वो बड़ा दिखेगा, आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा इस टाइम। जब एमपी एपी बराबर हो जाते हैं तब क्या होगा, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब उस टाइम आपको देखेगा भाई एपी जो होगा वो अपने न्यूनतम स्तर पर होगा। ठीक है, सबसे कम जो होगा स्तर उस टाइम होगा अगर एमपी और एपी आपको दोनों बराबर होते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर एपी जो बड़ा हो जाए एमपी से तब आप क्या देखेंगे, तो इस समय आपको एपी घटता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, फिर आपका एपी जो होगा वो गिरने लग जाता है। प्रतिफल के नियम का प्रथम चरण क्या कहलाता है, तो प्रतिफल का जो प्रथम नियम है वो होता है बढ़ते प्रतिफल का चरण, यानी उस समय क्या होता है कि चीजें जो होती हैं वो बढ़ रही होती हैं, ठीक है, जितना आपने श्रम लगाया होता है, जितना आपने जो भी आगतें लगाई होती हैं उससे क्या होता है जो आपके निर्गतें होती हैं वो बढ़ रही होती हैं। प्रतिफल के नियम का द्वितीय चरण क्या कहलाता है, तो दूसरा चरण होता है वो घटते प्रतिफल का चरण होता है, यानी जितनी जरूरत नहीं होती उससे ज्यादा क्या करते हैं आप लेबर लगा देते हैं, फिर वो प्रोडक्शन को क्या करते हैं धीरे धीरे कम करना शुरू कर देते हैं। प्रतिफल के नियम का तृतीय चरण क्या कहलाता है, तो ये जो होता है आपका वो ऋणात्मक प्रतिफल का चरण होता है, यानी जितने लोगों की जरूरत नहीं उससे ज्यादा लोगों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस समय आप देखेंगे कि जो आपका प्रतिफल का नियम है वो तीसरे चरण में होगा। ठीक है, और उस समय आपको घाटा होता हुआ दिखाई देगा। यू आकार का वक्र किससे संबंधित होता है, तो ये एमपी और एपी का जो है संबंध दिखाता है। ठीक है, तो ये एमपी और एपी का संबंध दिखाता है। औसत उत्पादन एपी को किस प्रकार मापा जाता है, एपी को हम कैसे माप सकते हैं, तो जितना आपका उत्पादन हुआ है प्रवृत्ति कारक की इकाई से उसको डिवाइड कर दे तो आपका औसत उत्पादन आ जाता है। जब टीपी अधिकतम होता है, तो अगर आपका टीपी जो है वो अधिकतम है तो उस समय आप देखेंगे आपका एमपी जो होगा वो शून्य होगा। ठीक है, जब टीपी घटने लगता है तब एमपी, जब टीपी घटेगा तो एमपी आप देखेंगे ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, माइनस में जाना शुरू हो जाता है। प्रतिफल के नियम का दूसरा नाम क्या है, तो प्रतिफल के नियम का जो दूसरा नाम होता है उसे घटते प्रतिफल का नियम भी कहते हैं। अब नेक्स्ट बुक के एमसीक्यू देखते हैं। बुक आपकी है अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का मुख्य अध्ययन किससे संबंधित है, तो अर्थशास्त्र में किन किन चीजों का अध्ययन होता है, उपभोग का, उत्पादन का और वितरण। ठीक है, तो ये मुख्य जो होते हैं अध्ययन के केंद्र होते हैं अर्थशास्त्र के अंदर। जब कोई व्यक्ति अपनी आय और दाम देखकर वस्तु चुनता है तो वो क्या कहलाता है, वो होता है उपभोक्ता। उत्पादन की मूलभूत गतिविधि कौन सी है, तो आप देखेंगे उत्पादन की मूलभूत गतिविधि जो होती है वस्तु और सेवाएं जो है उनको बनाना होता है। वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से आय अर्जित करने वाला कौन कहलाता है, तो वो होता है भाई उत्पादक। ठीक है, तो ये क्या करता है भाई उत्पादन करता है, उत्पादन करके उनकी बिक्री करता है और उनसे या सेवा देकर जो है आय अर्जित करता है उत्पादक। एक जब मजदूर या कर्मचारी को काम के बदले वेतन मिलता है तो वो क्या कहलाता है, उसका प्राथमिक कहलाता है या सेवा प्रदाता कह सकते हैं या कार्यक्षम कह सकते हैं। अर्थशास्त्र में मूलभूत समस्या किसकी है, तो आप देखेंगे अर्थशास्त्र में मूलभूत समस्या आपको दुर्लभता की मिलेगी, कमी की। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था के अंदर संसाधन सीमित होते हैं तो इसलिए दुर्लभता या कमी जो है आपको देखने को मिलती है हमेशा। राष्ट्रीय आय में मजदूरी, लाभ, किराया व ब्याज का अध्ययन किस अंतर्गत आता है, तो ये आप देखेंगे वितरण के अंदर आता है। ठीक है, मजदूरी, लाभ, किराया ये सब ब्याज जो है ये वितरण के अंदर आता है। सांख्यिकी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो सांख्यिकी क्या कहती है भाई तथ्यों को एकत्रित कर और उसका विश्लेषण करना सिखाती है। भारत में 1947 में कपास का उत्पादन 39.58 मिलियन गांठ था जो 2013-14 में बढ़कर 106.5 मिलियन गांठ हो गया। तो यह किस प्रकार का आंकड़ा है, तो आप देखेंगे इसमें क्या है नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं मात्रा का हमें पता है तो हम इसे मात्रात्मक सांख्यिकी कह सकते हैं। ठीक है, सांख्यिकी का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है, तो सांख्यिकी का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है
भाई आर्थिक तथ्यों को समझना होता है, ठीक है, भविष्यों का अनुमान लगाना होता है, नीतियां बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ये उपरोक्त सभी जो हैं वो सांख्यिकी के उद्देश्य हैं, ठीक है। तो इन उद्देश्यों के लिए जो है सांख्यिकी का इस्तेमाल किया जाता है। जब सरकारी व्यय बढ़ता है तो उसका प्रभाव सामान्य मूल्य स्तर पर जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इन सब चीजों के लिए सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सांख्यिकी एक प्रत्यक्ष डाटा देते हैं जिससे हम चीजों को सही से समझ सकें। एक परिवार नदी पार करने निकला है और गहराई की औसत जानकारी के आधार पर निर्णय लिया है, यह किसका उदाहरण है? तो आप देखेंगे ये सांख्यिकी का दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है। तो ये जब गलत तरीकों का यूज करने के लिए सांख्यिकी का इस्तेमाल किया जाता है तो वो कह सकते हैं भाई सांख्यिकी का दुरुपयोग है। सांख्यिकी के अंतर्गत किस प्रकार के आंकड़े सम्मिलित होते हैं? तो इसके अंदर आप देखेंगे मात्रात्मक भी होते हैं और गुणात्मक भी होते हैं। तो दोनों तरह के आप देखेंगे सांख्यिकी के अंदर आंकड़े मिलते हैं आपको। आर्थिक समस्या से तात्पर्य क्या है? असीमित आवश्यकताएं, सही चीज है। सीमित संसाधन है हमारे पास और उसके बाद हम क्या करते हैं? संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं ये उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं का हल करती है, ठीक है। सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण में सहायक होती है। सांख्यिकी नीति निर्माण में सहायक है। सांख्यिकी विधियां सामान्य बुद्धि का स्थानपन्न नहीं है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भाई सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं का हल करती है। तो देखिए सांख्यिकी जो होती है वो ऐसा नहीं कि आर्थिक समस्याओं का हल करती है, बस वो बताती है कि ये चीजें हैं, ठीक है। तो वो हल नहीं निकालती बल्कि वो क्या करती है? तथ्य देती है। निम्न में से कौन सी क्रिया जीवन का सामान्य कारोबार नहीं है? ठीक है, तो इसमें सामान्य कारोबार कौन सा नहीं है? वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, वस्तु एवं सेवाओं का विक्रय होता है, वस्तु एवं सेवाओं का क्रय भी होता है, वस्तु एवं सेवाओं का संचय, ठीक है। ये संचय नहीं किया जाता कभी भी इनका, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। सेवा प्रदत्त की पहचान कीजिए। तो इसमें सेवा प्रदत्त क्या है? एक रेस्टोरेंट में काम करता वेटर, एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करता मजदूर, सड़क किनारे बैठा एक मोची, फर्म का एक मैनेजर, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे सेवा प्रदाता की पहचान कीजिए। तो इसमें आप देखेंगे कि सड़क किनारे जो एक बैठा मोची जो है वो सेवा प्रदाता नहीं है, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये, तो बाकी ये देखिए रेस्टोरेंट में काम करना वेटर है तो सेवा क्षेत्र में आप देखेंगे, ठीक है एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करता ये भी, ठीक है, फर्म। तो ये जो है आप देखेंगे ये सेवा प्रदत्ता यानी खुद का काम कर रहा है, तो इसका सेवा प्रदत्ता की यह पहचान हो जाएगी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सांख्यिकी केवल मात्रात्मक आंकड़ों से सरोकार रखती है। सांख्यिकी केवल गुणात्मक तथ्यों से सरोकार रखती है। सांख्यिकी के निष्कर्ष औसत रूप में सत्य होते हैं। सांख्यिकी आंकड़ों के परिवर्तनों का पूर्व अनुमान लगाने में उपयोग की जा सकती है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। सांख्यिकी केवल गुणात्मक तथ्यों के सरोकार रखती है, ये चीज जो कहा जाना ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये सत्य नहीं है। सांख्यिकी अध्ययन की विधि के चरणों का सही क्रम लिखिए। तो देखिए सांख्यिकी में सबसे पहले क्या होता है? आंकड़ों का संग्रहण होता है, आंकड़ों का संगठन होता है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का विश्लेषण और आंकड़ों का निर्वचन, ठीक है। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है। आंकड़ों के संग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंकड़ों का संग्रह किस लिए किया जाता है? तो समस्याओं के सही विश्लेषण हेतु प्रमाण देना जो है वो सांख्यिकी का मुख्य काम है। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े, सही है इसका आंसर। प्रश्नावली तैयार करते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रश्न जो है वो जटिल और भ्रमित करने वाले ना हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। जनगणना किस प्रकार का सर्वेक्षण है? तो जनगणना आप देखेंगे ये संपूर्ण सर्वेक्षण है, ठीक है। इसमें हर चीज की जो जानकारी इकट्ठा की जाती है। यादृच्छिक नमूना यानी रैंडम सैंपलिंग का उदाहरण कौन सा है? तो रैंडम सैंपलिंग जो होती है वो अगर आप देखेंगे जानबूझकर चुनना नहीं, रोल नंबर डालकर लॉटरी निकालना, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। इसका भी आंसर है रैंडम सैंपलिंग जो होती है वो एक रोल नंबर डाल दे और एक डब्बे में सारे रोल नंबर डाल दो और उसमें से एक निकालो, तो ये क्या होती है आपकी यादृच्छिक नमूना या रैंडम सैंपलिंग कहा जाता है। नमूना सर्वेक्षण में सैंपलिंग एरर का कारण क्या है? तो देखिए मापने में गलती हो सकती है, ठीक है, छोटे नमूने लेना, यह विधि का चयन ना होना, सही विधि का चयन भी नहीं होता एक तरह से। तो कह सकते हैं ये जो सारी चीजें हैं ये सही हैं नमूना सर्वेक्षण के लिए। नॉन सैंपलिंग एरर किसे कहते हैं? तो नॉन सैंपलिंग एरर होता है भाई जानबूझकर या अनजाने में दर्ज त्रुटि जो होती है वो नॉन सैंपलिंग एरर में आती है, ठीक है। एनएसएस का पूरा नाम क्या है? तो यह है नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है। द्वितीय डेटा का उदाहरण क्या होता है? तो आप देखेंगे दूसरे डेटा के अंदर जो किसी और से प्राप्त होते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय संबंधित सरकारी रिपोर्ट, ये आपके द्वितीय डेटा का एक उदाहरण हो सकती है। आंकड़ों का वर्गीकृत करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आंकड़े को क्यों वर्गीकृत किया जाता है? ताकि हम क्या कर सकें, उन्हें व्यवस्थित कर सकें और सरल बना सकें। अव्यवस्थित आंकड़े कहलाते हैं। तो अव्यवस्थित जो आंकड़े होते हैं वो
अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं, ठीक है, उनको सही से एक क्रम में वर्गीकृत नहीं किया गया होता। समय के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है। तो समय के आधार पर बात कर रहे हैं, तो समय की बात करी जा रही है इसके अंदर, तो समय के आधार पर बात हो रही है, तो हम कालानुक्रमिक कह सकते हैं इसे, ठीक है। तालिका का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो तालिका का मुख्य उद्देश्य होता है आंकड़ों को स्पष्ट व संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना, ठीक है। आवर्ती वितरण में कौन सा तत्व नहीं होता? तो आवर्ती वितरण में आप देखेंगे कि वर्ग अंतराल, वर्ग सीमा होती है, वर्ग चिन्ह, औसत नहीं होती, ठीक है। किसी वर्ग का मध्य बिंदु कहलाता है, तो वर्ग का मध्य बिंदु क्या होता है? उसकी वर्ग चिन्ह होता है, ठीक है। वर्ग चिन्ह की गणना का सूत्र क्या है? तो वर्ग, इसमें क्या होता है, जो आपकी न्यूनतम सीमा है, जो अधिकतम सीमा है, उससे 2 से डिवाइड कर दे तो आपका वर्ग चिन्ह आ जाता है, ठीक है। असमान वर्ग अंतराल क्या होता है? जब आंकड़े बड़े व असमान हो तो उसे हम क्या कहते हैं? असमान वर्ग अंतराल। समूहबद्ध आवर्ती वितरण तैयार करने के लिए किन 5 बातों का ध्यान रखा जाता है? तो इसमें आपको याद रखना है वर्ग अंतराल का, वर्ग सीमा का, वर्ग चिन्ह का, वर्ग संख्या का और वर्ग आवर्ती का। किसी आंकड़े के बारे में आने को क्या कहते हैं? बार बार अगर कोई आंकड़ा आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो बार बार अगर कोई आंकड़ा आता है उसे हम आवर्ती कहते हैं। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आंकड़ों का जो प्रस्तुतिकरण होता है उसका मुख्य उद्देश्य आंकड़ों को सरल और स्पष्ट बनाना होता है। तालिका द्वारा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहलाता है। अगर तालिका द्वारा किया जा रहा है तो उसे हम कहते हैं सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, ठीक है। आरेखों द्वारा आंकड़ों का प्रदर्शन क्या कहलाता है? जब आरेखों से कहते हैं तो उसे आरेखीय प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। किसी तालिका में स्तंभ और पंक्तियां किनसे जुड़ी होती हैं? तो ये जुड़ी होती हैं आपके मुख्य शीर्षक और उपशीर्षक के साथ। जब आंकड़े समय के आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तो किसके आधार पर कर रहे हैं? समय के आधार पर। तो समय के आधार पर होता है वो आपका कालानुक्रमिक जो होता है वो प्रस्तुतिकरण होता है। किसी तालिका का अंतिम भाग कौन सा होता है? तो जो अंतिम भाग है उसमें हमेशा क्या रखा जाता है? स्रोत, कि कहाँ से डेटा लिया गया है, तो स्रोत को रखा जाता है। बार आरेख किस प्रकार का आरेख है? तो बार आरेख आप देखेंगे आयताकार जो है वो आरेख होता है। वृत्त आरेख का आधार क्या होता है? तो वृत्त आरेख अगर आप देखेंगे वो 360 डिग्री जो होता है, अंश होता है, उस पर बनाया जाता है। हिस्टोग्राम किस प्रकार के डेटा को प्रस्तुत करने में सहयोग करता है? तो हिस्टोग्राम अगर आप देखेंगे वो सतत यानी कॉन्टिन्यूअस सीरीज में चलता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ओजाइव को और किस नाम से जाना जाता है? तो ओजाइव को हम कहते हैं संचय आवर्ती वक्र, ठीक है। लाइन ग्राफ का मुख्यतः किसको दिखाता है? तो जो आपका लाइन ग्राफ होता है वो क्या दिखाता है? वो समय के साथ परिवर्तन को दिखाता है, ठीक है। अंक गणितीय रेखा ग्राफ का दूसरा नाम क्या है? तो अंक गणितीय का रेखा ग्राफ का अगर आप दूसरा नाम देखेंगे तो उसे हम कहते हैं आवर्ती वक्र। निम्न कौन सी विधि आंकड़ों के संग्रहण करने की सबसे तीव्र विधि है? तो देखिए, अगर आप क्या करें, गूगल फॉर्म भर दें तो उससे आप जो है बहुत सारे जो आंकड़े हैं वो उनको क्या कर सकते हैं? संग्रहण कर सकते हैं। समय, धन और श्रम की दृष्टि से निम्न में से कौन सी विधि सबसे खर्चीली है? तो आप देखेंगे प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत जो अनुसंधान होता है वो काफी खर्चीला होता है, क्योंकि भाई बहुत सारे स्टाफ लगता है और लोगों को जाना पड़ता है, समय भी काफी लगता है, स्टाफ भी काफी लगता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा धन और समय जो लगता है वो प्रत्यक्ष विधि में लगता है। इन विधियों में किस विधि का अनुक्रिय दर सबसे अधिक है? ऑनलाइन, व्यक्तिगत अनुसंधान, फोन द्वारा, डाक द्वारा? तो व्यक्तिगत जो अनुसंधान होते हैं वो सबसे ज्यादा सही और सटीक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन सी विधि आंकड़े संग्रहण के लिए नहीं है? तो किससे आंकड़ों का संग्रहण नहीं किया जाता? तो आप देखेंगे प्रश्नावली भी आंकड़ों के लिए होती है, साक्षात्कार भी होता है, विनिमय भी होता है, जो अवलोकन होता है, ठीक है, ये जो होता है आंकड़े संग्रहण करने की विधि नहीं है। द्वितीयक आंकड़ों में इनमें से कौन सा सम्मिलित हो सकता है? तो इनमें से कौन सा जो है हम कह सकते हैं भाई दूसरे आंकड़ों के स्रोत है? सरकारी दस्तावेज होते हैं, व्यक्तिगत दस्तावेज भी हो सकते हैं, उपलब्ध अनुसंधान जो पहले से हैं आंकड़े वो भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इनमें से आंकड़े एकत्रित करने की कौन सी विधि नहीं है? ठीक है ना, तो कौन सी विधि नहीं है? प्रश्नावली विधि होती है, साक्षात्कार भी होती है, द्वितीयक आंकड़े भी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी आंकड़े एकत्रित करने की विधियां हैं, तो ये आंसर सही होगा। प्राथमिक आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं, तो प्राथमिक आंकड़े जो है इकट्ठे किए जाते हैं उनके मूल स्रोत से, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण एनएसएसओ से एकत्रित किए गए आंकड़े क्या कहलाते हैं? तो ये आंकड़े आप देखेंगे प्राथमिक आंकड़े होते हैं, द्वितीयक आंकड़े होते हैं, तो हम कह सकते हैं द्वितीयक आंकड़े होते हैं, यानी इनका पहले से सर्वेक्षण हुआ होता है, वो उन डाटा को हम इस्तेमाल करते हैं। कौन सी प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विधि नहीं है? तो इसमें कौन सी जो है प्राथमिक आंकड़ा इकट्ठा करने की विधि नहीं है? अगर आप देखें तो प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान है, भारत की जनगणना से एकत्रित आंकड़े, तो ये तो पहले से इकट्ठा हो चुके हैं, तो कह सकते हैं भाई ये प्राथमिक आंकड़े नहीं है, क्योंकि पहले से जनगणना हुई है और वहां से आंकड़े लिए गए हैं।
व्यक्तिगत अनुसंधान विधि उपयुक्त नहीं है। तो व्यक्तिगत अनुसंधान विधि उपयुक्त क्यों नहीं है भाई? क्योंकि अनुसंधान का क्षेत्र जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो इसके लिए बहुत समय और टाइम की जरूरत होती है और पैसे की जरूरत होती है, तो ये जो विधि है उतनी पर्याप्त नहीं होती। इनमें से कौन सा द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत है? तो इसमें कौन कौन से भाई द्वितीयक आंकड़े आपके देखें तो प्राकृतिक स्रोत जो होते हैं वो भी होते हैं, अप्रकाशित भी होते हैं, राष्ट्रीय प्रतिदर्श एवं सर्वेक्षण संगठन यानी कह सकते हैं उपरोक्त सभी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। हम एक बड़े क्षेत्र में स्थित शिक्षित सूचनादाताओं में मितव्ययिता पूर्वक सूचना एकत्रित करना चाहते हैं, इनके लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो आप क्या कर सकते हैं, डाक विधि के द्वारा आसानी से जो है चीजों को इकट्ठा कर सकते हैं। एक अच्छी प्रश्नावली में नहीं होना चाहिए, तो एक अच्छी प्रश्नावली में क्या नहीं होना चाहिए भाई? सांकेतिक प्रश्न, हाँ ठीक है, सांकेतिक प्रश्न नहीं होना चाहिए। आप प्रश्नावली बना रहे हैं तो इसमें सांकेतिक प्रश्न नहीं होने चाहिए। द्वितीयक आंकड़ों के प्रयोगकर्ता को जांच लेना चाहिए कि आंकड़ों की उपयुक्तता सही है, आंकड़ों की विश्वसनीयता सही है, आंकड़ों की पर्याप्तता भी सही है, यानी उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। 200 खेतों के गांव में फसल के ढांचे को जानने के लिए एक अध्ययन किया गया है। सर्वेक्षित 50 खेतों में से 50% केवल गेहूं उगाते थे। जनसंख्या और प्रतिदर्श को पहचानिए। ठीक है, जनसंख्या टोटल हो गई और कितने आंकड़े लिए गए? 50 खेत। तो कह सकते हैं भाई इसमें आपका जो जनसंख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 200, और जो प्रतिदर्श होगा वो कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। प्रतिदर्श विधि उपयुक्त होती है जब, तो प्रतिदर्श का हम उपयोग कर सकते हैं जब समस्त शिक्षित हो, आंकड़ों की मौलिकता की उच्च मात्रा की आवश्यकता हो, अनुसंधान क्षेत्र बहुत छोटा हो, अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा हो। तो प्रतिदर्श विधि हम तब यूज करेंगे भाई जब बहुत बड़ा क्षेत्र हो और हमें डाटा ज्यादा चाहिए हो, तब हम इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत की जनगणना विभाग द्वारा इनमें से कौन सी विधि का प्रयोग की जाती है? तो आप देखेंगे भारत में कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, विभाग द्वारा इनमें से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? जनगणना जब की जाती है तो उसमें कौन सी विधि का प्रयोग होता है? तो आप देखेंगे इनमें से प्रतिदर्श जो विधि है उसका प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सी विधि प्रतिदर्श नहीं है? प्रश्नावली प्रतिदर्श, यथित प्रतिदर्श, व्यवस्थित प्रतिदर्श और कोटा प्रतिदर्श। तो इसमें जो प्रश्नावली आप प्रतिदर्श देखेंगे ये विधि जो है नहीं है। निम्न में से कौन सा गुण जनगणना विधि का है? तो इसमें से कौन सा जो है जनगणना का है? तो मित्यपी, बहुत कम मानव श्रम, बड़े क्षेत्र के लिए उपयोग, अनुसंधान, यथार्थ एवं विश्वसनीय। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा आपका। एक विद्यालय में 12वीं कक्षा के विभिन्न संख्या, विज्ञान, वाणिज्य तथा कला के पहले 3 वर्षों के परीक्षा परिणामों को प्रभावशाली ढंग से दर्शन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाएगा? देखिए 3 चीजों की बात कर रहा है, विज्ञान, वाणिज्य तथा कला, तो इसमें कौन सा जो होगा सही, अगर देखें सही तरीके से किसके द्वारा हम आसानी से लोगों को समझा सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सरल दंड आरेख खींच सकते हैं, बहुगुणी दंड आरेख, घटक दंड आरेख, या ए तथा बी। तो इसमें हम सरल दंड आरेख और बहुगुणी दंड आरेख का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें का और खा का इस्तेमाल किया जा सकता है। आयत चित्र के माध्यम से निम्न में से कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? तो ठीक है, आयत चित्र से आप क्या कर सकते हैं, माध्यिका निकाल सकते हैं। ऊर्ध्वाधर स्तंभों का शीर्षक कहलाता है, तो ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, उपशीर्षक कहलाते हैं। कालिक चित्र यानी रेखीय ग्राफ बनाते समय एक्स अक्ष पर क्या दर्शाया जाता है? तो आप हमेशा देखेंगे यहाँ पर समय को जो है दर्शाया जाता है। यदि एक परिवार अपनी आय का 30% भोजन पर व्यय करता है तथा पाई चार्ट पर भोजन का व्यय कितने अंश के कोण द्वारा दर्शाया जाएगा? तो सिंपल सा है, टोटल यानी 30% क्या कर रहा है, 100 में से वो भोजन पर खर्च कर रहा है, और हमारा टोटल कितना होता है 360। इसको इससे काट दो, आप इसको इससे काट दो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 108। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 108। त्वरण के माध्यम से निम्न का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो बहुलक द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नहीं माध्यिका द्वारा हम क्या कर सकते हैं, त्वरण के माध्य को आराम से निकाल सकते हैं। एक सारणी जो मूल्य आंकड़ों से प्राप्त की जाए और परिणामों जैसे औसत, प्रतिशत, अनुपात आदि को दर्शाती है, तो वो क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है व्युत्पन्न जो सारणी होती है वो कहलाती है। ठीक है, सही कथन का चयन करें। त्वरण के माध्यम से बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। दंड आरेख में दंडों की चौड़ाई एक समान होनी चाहिए। आयत चित्र में आयतों की चौड़ाई एक समान आवश्यक होनी चाहिए। आवर्ती सारणी के लिए आयत चित्र बनाया जा सकता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना, दंड आरेख जो होता है उसमें दंडों की चौड़ाई एक समान होनी चाहिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट हो तो जरूर करें।